प्राकल्पना का प्रतिपादन या स्रोत आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम प्राकल्पना का अर्थ, परिभाषा, उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और प्राकल्पना के प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्राकल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपने स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना और अंतर्दृष्टि के आधार पर भी प्राकल्पना को बना सकता है, उसका निर्माण कर सकता है। लुंडबर्ग का कहना है कि हम एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, मानव जाति, शास्त्र एवं सिद्धांतों में कर सकते हैं। गुडे और हार्ट ने प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं और व्यक्तिगत अनुभव। यहाँ हमें गुडे एवं हार्ट के द्वारा बताए गए प्राकल्पना के 4 स्रोतों का अध्ययन करना है। पहला स्रोत उन्होंने बताया है सामान्य संस्कृति, जनरल कल्चर। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। उसके सदस्यों के रहन सहन, खान पान और वस्त्र की अपनी एक अलग ही शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एकरूपता पाई जाती है, जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। ये सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति में 3 बातें प्रमुख होती हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। अब हम यहाँ पर इन तीनों ही पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है इसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और अमेरिका में ही क्यों अधिक हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? इसका कारण भी उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य हैं। अमेरिका और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के कारण इन दोनों देशों में निर्मित प्राकल्पनाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था आदि का विशेष महत्व है और इसीलिए भारत में कोई भी प्राकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिमी समाजों में व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादिता को महत्व दिया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख का संबंध कई बातों से जोड़ा जाने लगा है। वहाँ व्यक्तिगत सुख के प्रसंग को लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनाई गई हैं। दूसरी ओर भारत में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत, जजमानी प्रथा, पंचायत व्यवस्था आदि को लेकर महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं बनाई गई हैं। जैसे संयुक्त परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक विशेष प्रकार की प्राकल्पना को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है इसमें लोक विश्वास। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी सामान्य मान्यताएं और विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, दोहों, तुकबंदियों, सूक्तियों आदि के द्वारा होती है। क्योंकि इनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता है, इसीलिए कई लोग इन्हें सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। किंतु ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य है, ये जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी को भी प्राकल्पना मानकर अध्ययन कर सकता है। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है। समय के साथ इनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ये परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को भी जन्म देता है। जैसे भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ प्राकल्पनाएं इस प्रकार हो सकती हैं: भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटते जाएंगे और जाति प्रथा का विघटन होगा। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति भी उच्च होती जाएगी।
प्रजातंत्रीय मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरीज। कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सादृश्यताएं। कई बार समरूपताएं भी प्राकल्पनाओं को जन्म देती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ही ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की भांति मानते हैं। जूलियन हक्सले का कहना है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान कल्पना की गई। लुई पाश्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। व्यक्तिगत अनुभव। कई प्राकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों का भी परिणाम होती हैं, जैसे लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं। इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण किया था। न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना, डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना और माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना आदि उनके व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है। इस प्रकार विविध घटनाओं या अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता को जो विशेष अनुभूतियाँ होती हैं, उसी के आधार पर वह विभिन्न प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःप्रज्ञा। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि या अंतर आत्मा की आवाज़ होती है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है, यही उसकी अंतःप्रज्ञा कही जा सकती है। अंतःप्रज्ञा पर आधारित प्राकल्पनाओं का कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। महापुरुषों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा के आधार पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान और साहित्य, रिसर्च एंड लिटरेचर। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों और साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। लुंडबर्ग कहते हैं कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नरजाति विज्ञान और वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों और चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं।